हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के हम आ रहे हैं बिहार एसएससी का 2011 से लेकर के 2022 तक जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपको सभी हम पार्ट बाय पार्ट करा करके आपको क्लियर करा देंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आने वाले जो बिहार एसएससी एग्जाम इंटर लेवल उसमें काफी मददगार साबित होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और इसमें फुल्ली डिस्कशन के साथ हम बताने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कशन से ही आता है, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन रहता है उसके इर्द गिर्द टोटल हम बताते हैं और उसी से आने की पूरी संभावना रहती है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसी में दिया हुआ है लिंक, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के प्रश्नों का। ये हमारा प्रतिदिन 50 क्वेश्चन का सीरीज होता है, ठीक है। और सुबह 6 बजे आपको ये वीडियो मिल जाता है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी। पृथ्वी से कहां लेके चल गया है, तो चंद्रमा पर लेके चल गया है, ठीक है। तो कह रहा घड़ी की जो स्थिति होगी क्या होगी, सुस्त होगी, तेज होगी, पृथ्वी के समान समय देगी, कार्य करना बंद कर देगी। तो इस क्वेश्चन को याद करना नहीं है, समझने की कोशिश करना है कि यदि जो है पेंडुलम को पृथ्वी छोड़ करके या तो फिर नीचे लेके चल जाइए या फिर ऊपर लेके चल जाइए तो उस समय उस स्थिति में क्या होगा, तो आवर्त काल उसका बढ़ जाता है। क्या होता है, आवर्त काल बढ़ जाता है। और जब आवर्त काल बढ़ जाएगा तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, ठीक है। तो आवर्त काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अर्थात घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त। अब बात आती है आवर्त काल। जैसे ये घड़ी रहता है, ठीक है, मान लीजिए घड़ी रहता है और इसे ये देखिए, ठीक है, इस तरह से जो है बेल रहता है, ओके। और ये जो है आपका घूमते रहता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर घूमते रहता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। आवर्त काल, आवर्त काल किसको कहेंगे, कोई भी वस्तु एक निश्चित समय में, कोई भी वस्तु एक निश्चित समय में जब वो पुनः दोहराते रहती है, स्थिति को दोहराते रहती है, जैसे कि यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, तो इस स्थिति में इसको हम लोग आवर्त काल कहेंगे। क्या कहेंगे, आवर्त काल कहेंगे, ठीक है। तो ये आवर्त काल बढ़ जाता है तो घड़ी सुस्त हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाती है, ठीक है। और अगर गहराई में भी लेके जाएगा तो पर भी जो है उसका आवर्त काल बढ़ जाएगा और घड़ी सुस्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करा कि अगला है आपका, करा कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे, ठीक है। क्या करा है कि जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में, वायु से कहा जा रहा है, कांच में जा रहा है, तो कह रहा है तब कौन सा परिवर्तन प्रभावित होंगे, मतलब कौन सा परिवर्तन होगा, ठीक है। तो क्या तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति तथा वेग, केवल वेग तथा आवृत्ति, केवल तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति, केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आवृत्ति कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। आवृत्ति की बात करते हैं तो आवृत्ति आपका चेंज नहीं होगा, आवृत्ति चेंज आवृत्ति में बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आवृत्ति में जब बदलाव नहीं होगा तो बदलाव किसमें, तो तरंग दैर्घ्य और वेग में बदलाव हो सकता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य तथा वेग में बदलाव होगा, ना कि आवृत्ति में बदलाव होगा, ठीक है। तो आपसे अगर कभी अभी ऐसा पूछेगा कि किसमें बदलाव होता है, ये तो ये पूछा, किसमें बदलाव नहीं होता है ये पूछेगा तो आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है, आवृत्ति। अब बात आती है आवृत्ति किसको कहते हैं, तो आवृत्ति की अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो आवृत्ति की अगर हम बात करते हैं तो आवृत्ति किसको करते हैं बताइए, तो आवृत्ति हम लोग जो है
एक सेकंड में जितना भी कंपन होता है उसी को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जितना भी कंपन होता है उसी को क्या कहते हैं? आवृत्ति। एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में कंपन की जो दर होती है उसी को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड में कंपन की जो दर है उसी को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें चेंज क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य तथा वेग चेंज नहीं होता है तो आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति। अगला प्रश्न है, कह रहा कि एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? तो बताइए, क्या एक्स किरण को क्रिस्टल पूर्णतः अवशोषित करता है? एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परमाणु की कोटि के समान होती है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ये बी नंबर हो जाएगा। इसलिए ऐसा क्योंकि एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि क्या होती है? तो समान होती है, ठीक है। क्या होती है? तो समान होती है। ओके, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात आती है एक्स किरण की। तो एक्स किरण की जो खोज किया था, एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोएंटजन ने एक्स किरण की खोज किया था। एक्स किरण का प्रयोग जो हम लोग किस में करते हैं बताइए? इसका प्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो एक्स किरण का प्रयोग जो है शल्य क्रिया में किया जाता है। शल्य क्रिया जब होती है तो उस समय जो है एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। हड्डियों का जब स्कैन करते हैं, हड्डियों के स्कैन में, हड्डियों के स्कैन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? एक्स किरण की, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? काल्पनिक तथा उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा। तो इसको याद रखना हमेशा कि ये बनने की जो स्थिति है हमेशा वास्तविक तथा उल्टा होता है, वास्तविक तथा उल्टा। तो मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये हो गया वास्तविक एवं उल्टा। अब बात करते हैं मनुष्य का आंख के बारे में, ठीक है। नेत्र के बारे में बात करते हैं। तो नेत्र जो होता है वह किस लेंस की प्रकृति का होता है? यह उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए जो आपका आंख है वह कौन सा लेंस की भांति काम करता है? तो उत्तल लेंस की भांति। किस लेंस की भांति? उत्तल लेंस की भांति। नेत्र कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। नेत्र का जो रंग है वह किस पर डिपेंड है बताइए? नेत्र का जो रंग है वह किस पर आधारित होता है? तो आइरिस पर, ठीक है, आइरिस पर निर्भर करता है। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि नेत्र का जो रंग है, आंखों का जो रंग है वह किस पर डिपेंडेंट है? तो आइरिस पर निर्भर करता है। आइरिस का क्या काम है? तो आइरिस की काम की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण क्या करता है? तो नियंत्रण करता है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? तो आइरिस करता है, ठीक है। कौन करता है? आइरिस करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है मतलब जो प्राकृतिक गैस, सबसे पहले जानते हैं हम लोग प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है? प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको जो है मीथेन प्लस इथेन का मिश्रण है, मीथेन प्लस इथेन का, ठीक है। और मीथेन का जो प्रतिशत है अधिकतम रहता है, लगभग जो है 84-85% मीथेन रहता है, इसलिए इसको मुख्य अवयव माना गया है, ठीक है।
मुख्य अवयव, तो मुख्य अवयव यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, मीथेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मीथेन को अगर बात करते हैं तो इसे मार्स गैस कहा जाता है। मार्स गैस, मार्स गैस के नाम से किसके जानते हैं, तो मीथेन को जानते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए जल गैस किसका मिश्रण है, जल गैस। तो जल गैस अगर आपसे पूछेगा तो जल गैस जो है CO+H2 का मिश्रण है। आपसे पूछता है बताइए प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस जो है ये किसका किसका मिश्रण है, तो आपको बताना है CO+N2, CO+N2 का मिश्रण है। आपसे पूछता है आपको CNG है ना, CNG का भी मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। CNG का मुख्य घटक अगर आपसे पूछेगा कौन सी गैस है, तो मीथेन है। मीथेन को हम लोग CH4 जानते हैं। ठीक है, ठीक है, CNG का मुख्य घटक क्या है, CH4 है। आपसे पूछता है एलपीजी में जो गैस होता है वह क्या क्या रहता है, तो एलपीजी में बताइए एलपीजी में कौन कौन सी गैस का, तो नॉर्मल ब्यूटेन प्लस, नॉर्मल ब्यूटेन के साथ साथ जो है आपका क्या रहता है, तो आइसोब्यूटेन रहता है। आइसोब्यूटेन, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन रहता है। तो ये सारा जो है आपका एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जल गैस CO+H2, प्रोड्यूसर गैस CO+N2, CNG का मुख्य घटक CH4 है। ठीक है, और LPG में जो होता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, तो पौधे में जो क्लोरोफिल बनाने के लिए सहायक है वो आपको मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, तो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, मैग्नीशियम होता है। अगला क्वेश्चन, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, तो वो कितना है, वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये आपको सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, पर कार्बोहाइड्रेट, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या क्या चाहिए बताइए, तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, CO2 चाहिए। ओके, फिर आपको क्या चाहिए, जल चाहिए, H2O चाहिए, और क्या चाहिए, प्लस सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और इस प्रकाश संश्लेषण के उपरांत ऑक्सीजन भी निकलता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन भी निकलता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, तो एस्बेस्टस के कारण जो होने वाला रोग है वह है एम्फेसेमा है। ठीक है, तो एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग कौन है, एम्फेसेमा। अगला क्वेश्चन, कह रहा इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं तो किससे निकलता है बताइए, किससे उत्पादित होता है, तो ये होता है आपको जाकर के अग्नाशय द्वारा, पेनक्रियाज के द्वारा। ठीक है, इंसुलिन उत्पादित होता किससे, अग्नाशय द्वारा। आपसे पूछता है कि बताइए इंसुलिन का जो निर्माण होता है, इंसुलिन का निर्माण जो होता है वो कहाँ से होता है, तो अभी बताते हैं हम। इंसुलिन का जो निर्माण होता है अग्नाशय के बीटा सेल से। ठीक है, अग्नाशय के बीटा सेल से
सेल से निकलता है, ठीक है। इसमें दो गो सेल होता है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा से अगर हम बात करते हैं अग्नाशय के अल्फा सेल से, तो अल्फा सेल से जो निकलता है वह क्या निकलता है, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन निकलता है। और बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन का क्या काम है, तो रक्त शर्करा को कंट्रोल करना, रक्त शर्करा का को नियंत्रित, ठीक है, नियंत्रित करना। यही नियंत्रित नहीं कर पाता है, इंसुलिन की जब कमी हो जाता है तो नियंत्रित कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो शुगर का बीमारी हो जाता है, अर्थात चीनी का बीमारी हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपको अग्नाशय। अगला क्वेश्चन, कर मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो पैरों की जो हड्डियां हैं वह फिबुला और टिबिया है, फिबुला और टिबिया है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, स्टेपीज है, कान की हड्डी, स्टेपीज है, ठीक है, जो कान की हड्डी है, क्या है, तो कान की हड्डी है, ठीक है। वहीं पर सबसे बड़ा पूछता है, सबसे बड़ा हड्डी जो है, सबसे बड़ा हड्डी की बात करते हैं तो जांघ की हड्डी होता है, जांघ की हड्डी, ठीक है, जांघ की हड्डी होता है। और उसका क्या नाम है, तो फीमर नाम है, क्या है, तो फीमर नाम है, जांघ की हड्डी फीमर है, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां कौन कौन सा है, फिबुला और टिबिया, फिबुला और टिबिया। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो देखिए विटामिन ए की कमी से जो है इन चारों में अगर देखा जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसको हम लोग अंधापन कह सकते हैं, अंधापन कह सकते हैं, या तो फिर विटामिन ए की कमी से और क्या होता है, तो जीरोप्लेथेमिया आपसे पूछता है किसकी कमी के कारण होता है, किस विटामिन की कमी से, तो ए विटामिन की कमी से, ठीक है। पालक का पत्ता, ये सब जो है हरा सब्जी खाइए तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगा, ठीक है। अगला, वायु का वेग संबंधित है, ठीक है, वायु का वेग जो संबंधित है वह किससे संबंधित है, तो ये आपको दाब प्रवणता से, किससे, दाब प्रवणता से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, तो रक्तचाप जो कंट्रोल होता है वह अधिवृक्क ग्रंथि से होती है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से थायरेक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरेक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है, इसको याद रखना है, थायराइड ग्रंथि से थायरेक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन याद आ रहा है, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, बताइए, मास्टर ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, तो कंप्यूटर में जो वायरस है एक तरह से क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन वो जो है कंप्यूटर को जो है हानि पहुंचाता है, तो वो भी एक तरह से प्रोग्राम ही रहता है, क्या रहता है, प्रोग्राम रहता है। अगला, अधातु समानता विद्युत की कुचालक होती है, सही बात है, अधातु विद्युत का कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है, क्योंकि यह कार्बन का एक प्रतिरूप है, इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह भंगुर है, प्राथमिक ऑक्साइड बनाता है, नहीं, ये जो है इसमें शिथिलताबद्ध क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए जो है ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, क्या होता है, सुचालक होता है। थोड़ी सी ग्रेफाइट के बारे में बात कर लेते हैं, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो संस्करण होता है, संस्करण जो होता है sp2 होता है, ठीक है। ये जो ग्रेफाइट है इसके फलक की बात करते हैं तो षष्ठ फलकीय होता है, षष्ठ
फलकीय होता है। इसका संस्करण कैसा होता है? षष्ठ फलकीय होता है। ग्रेफाइट की बात करते हैं, इसको काला शीशा कहा जाता है। काला शीशा, काला शीशा कहा जाता है। ठीक है। ग्रेफाइट का प्रयोग जो है पेंसिल लेड के रूप में करते हैं। पेंसिल लेड के रूप में जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला करा कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है? तो सबसे ज्यादा जो गैस है आपको, वो कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 78% है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 0.03% है। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको गैस का बंटवारा भी ध्यान में रखना है। अगला करा कि नगर कोझिकोड कहलाता है था। तो नगर कोझिकोड जो कहलाता था, क्या कहलाता था बताइए? तो कोझिकोड का जो नगर कोझिकोड मतलब इसका पुराना नाम है। ठीक है। तो ये कालीकट को कोझिकोड कह रहा है, कालीकट। तो कालीकट से आप लोग को याद आ रहा है, ठीक है, कालीकट पुर्तगाली, पुर्तगाली जो सबसे पहले आया था, पुर्तगाली कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह पर ही आया था, कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, पुर्तगाली आया था। और इसी कालीकट पर जो स्वागत हुआ था, स्वागत, ठीक है, तो स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने, जमोरिन ने किया था। ठीक है, पुर्तगालियों का स्वागत जो किया था जमोरिन ने किया था। ये जो पुर्तगाली है ये कब आया था? तो 17 मई को आया था, 17 मई 1498 को आया था। 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आता है कालीकट बंदरगाह पर, और स्वागत करता है कौन? तो राजा जमोरिन। ठीक है, और राजा जमोरिन। ठीक है, चलिए इतना याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत जो है कहां से लिया गया है, आपसे ये पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय गीत लिया गया आपको आनंद मठ से। आनंद मठ के जो रचयिता, तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत जो हमारा है वह क्या है? वंदे मातरम है, वंदे मातरम है, वंदे मातरम है। और वंदे मातरम के रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, वंदे मातरम जो गाने का समय है, गाने का जो समय है वह कितना समय है? तो 65 सेकेंड है ना, 65 सेकेंड में गाने का समय है। लेकिन राष्ट्रगान जो है 52 सेकेंड में है, उसका शॉर्ट फॉर्म गाने का समय 20 सेकेंड में है। ठीक है, तो गाने का समय 65 सेकेंड में है। वंदे मातरम को स्वीकार कब किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वीकार की बात करते हैं तो ये 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, गोदान का जो राइटर हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद्र। गोरा की बात करते हैं, चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट में। अगला करा कि किस व्यक्ति के समाधि स्थल विजय घाट है? तो विजय घाट की अगर हम बात करते हैं तो किसका समाधि स्थल है? तो ये आपको जाकर के लाल बहादुर शास्त्री का है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो चैत्र भूमि इनका समाधि स्थल का नाम है। इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो शक्ति स्थल है। ठीक है, राजीव गांधी की बात करते हैं तो इनका बताइए, वीर भूमि है ना, वीर भूमि है। महात्मा गांधी की बात करते हैं, महात्मा गांधी का तो राजघाट है। ठीक है, तो ये सब समाधि स्थल है। बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, तो इनका जो है समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट। तो 71 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। 1929 के लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन, और इसी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की अगर हम बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है,
और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, किस चीज का लक्ष्य रखा गया था, तो पूर्ण स्वराज का, पूर्ण स्वराज, आधा आधी नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है। पिछला जो कल का हम वीडियो बनाए थे उसमें भी ये एग्जाम था 2011 वाला में, ठीक है। 13 वाला में देखिए पूछ लिया है। बात करते हैं 1939 का। तो 1939 में जो है त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरा अधिवेशन, ठीक है, त्रिपुरा अधिवेशन। तो इसकी अध्यक्षता आपसे पूछता है किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। इसके पहले अगर देखा जाए 1938 वाला, तो 38 में जो है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता भी किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। और त्रिपुरा अधिवेशन के जब अध्यक्षता बने, सुभाष चंद्र बोस बने अध्यक्ष, तो इसमें कुछ खटपट हुआ था। पटाभी सीतारामैया क्योंकि हार गए थे, महात्मा गांधी के जो अनुयायी थे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है इस्तीफा दे देते हैं, और उसके इस्तीफा देने के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष पद संभालते हैं, और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, तो झांसी की रानी के तौर पर जो प्रसिद्ध है वो है आपको लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई की बात करते हैं इनका जन्म का, ठीक है। तो जन्म इनका हुआ था वाराणसी में, वाराणसी में हुआ था, ठीक है। बात करते हैं कहाँ हुआ था, तो वाराणसी तो बता ही दिए हम, ठीक है। इनका विवाह की बात करते हैं तो मात्र 14 साल में, 14 वर्ष में हो गया था, है ना। गंगा राव, उनका जो पति के नाम था गंगाधर राव, पति गंगाधर राव था इनके पति का नाम, ठीक है। लक्ष्मीबाई झांसी के रानी बनी, ठीक है। इनका पति का मृत्यु हो गया था, तो ये रानी जो है बनी, ठीक है। लेकिन 1853 में लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प नीति था उसके तहत जो है झांसी को 1853 में क्या कर लिया, तो अंग्रेजी सरकार में विलय कर लिया। 1853 में हड़प लिया कौन, अंग्रेज सरकार, ठीक है, 1853 में। और 1857 में नेतृत्व प्रदान किए थे, कहीं ना कहीं इसी को लेकर के 1857 में नेतृत्व किए थे कहाँ से, तो झांसी से, है ना, बहुत बार पूछता क्वेश्चन। और इनको हराने वाला जो अंग्रेज था, हराने वाला वो कौन था, जनरल हीरोज था। जनरल हीरोज जो है अपने आप में जो है ये हीरोज बोला था कि एकमात्र महिला मर्द है, झांसी रानी के बारे में एक बोला था कि एकमात्र महिला मर्द है, क्योंकि टक्कर जो है पूरा जो है कांटे के टक्कर हुआ था दोनों में, ठीक है। तो 57 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किए थे कौन, तो लक्ष्मीबाई, और इनको हराने वाला जनरल हीरोज था। इनका जो नाम था मणिकर्णिका, इनको मणिकर्णिका भी नाम था, मणिकर्णिका नाम भी इनका था, मणिकर्णिका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, तो 1920 में किया था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद है, ठीक है, उसी के विरुद्ध में जो है ये शुरुआत हुआ था, तो 1920 में 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त डेट अगर पूछेगा तो 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं हम लोग, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो ये चला था आपको 1 अगस्त 1920 से लेकर के आपको 12 फरवरी 1922 तक, ठीक है। ये असहयोग आंदोलन का पीरियड है, ठीक है। तो 2 साल बाद जाके स्थगित हो गया। काहे स्थगित हो गया, तो चौरा चौरी हत्याकांड के कारण, चौरी हत्याकांड, ठीक है। चौरा चौरी जो है आपको गोरखपुर जिला यूपी में पड़ता है, वहां पर जो है 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया था थाना में, ठीक है, आंदोलनकारी के द्वारा। तो उसी से जो है क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने जो है
असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, और कब ले लेते हैं, तो 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। और ये चौरा चौरी की जो घटना हुआ था ये 5 फरवरी को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है, तो समान दाब वाली जो रेखा है, दाब है, दाब नहीं, तो आइसोबार कहलाती है, आइसोबार, ठीक है। आइसो हाइट की बात करते हैं तो समान वर्षा वाली कहलाता है, समान वर्षा, ठीक है। आइसोबार की बात करते हैं तो समान गहराई, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच में स्थित है, तो सतपुड़ा जो है ताप्ती और नर्मदा के बीच में स्थित है, ठीक है। सतपुड़ा की अगर हम बात करते हैं तो सतपुड़ा जो पर्वत है ये आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत है, सबसे ऊंची पर्वत जो इसका है, ऊंची चोटी कहिए, पर्वत कहिए, ठीक है, धूपगढ़ी है, क्या नाम है, तो धूपगढ़ी है, ठीक है। अगला, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, लगभग की बात करते हैं तो 8,850 है, 8,850 है, ठीक है। वैज्ञानिक कहता है कि लगभग 2 सेंटीमीटर जो है प्रत्येक वर्ष इसकी ऊंचाई बढ़ते रहता है, ठीक है। अगला, और नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहलाता है, तो सागर माथा, ठीक है, सागर माथा। तलचर कोयला की खान कहाँ स्थित है, तो ये आपको उड़ीसा में है, कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। अगला, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां 2 सूर्योदय होता है, वहां कितने सूर्योदय होते हैं, तो 2 सूर्योदय होता है, तो क्या ल्यूक, पृथ्वी, शनि, केपलर 16b, ये हो जाएगा केपलर 16b हो जाएगा, केपलर 16b। अगला, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, तो संथाल की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है असम में नहीं रहती है, बाकी यहाँ रहती है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगला, भारत में विशालतम समुद्र तट स्थित है, तो भारत में अगर देखा जाए तो विशालतम जो समुद्र तट है वो आपको तमिलनाडु में, ठीक है। मेरीना बीच का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, मेरीना बीच जो है ये भारत के सबसे बड़ा समुद्र तट है, और मेरीना बीच जो है ये कहाँ पड़ता है, चेन्नई में पड़ता है, चेन्नई भी कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। अच्छा, भारत के सबसे बड़ा जो लंबी तटरेखा है किसका है, गुजरात का है। भारत की सबसे लंबी जो तटरेखा किस राज्य की है, तो गुजरात की है, ठीक है। यहीं पर आपसे पूछता है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा है ना, प्रायद्वीपीय जैसी लग गया तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश, क्या बताना है, आंध्र प्रदेश बताना है, ठीक है। ये तीनों ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो झारखंड के उत्तर में बिहार है, अब बिहार के दक्षिण में कौन सी है, झारखंड है। बिहार की बात करते हैं, ठीक है, तो बिहार के उत्तर में देखा जाए तो नेपाल हो जाता है, बिहार के उत्तर में नेपाल हो जाएगा। आपको पूरब की देखा जाए तो बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम में देखा जाए तो यूपी हो जाएगा, और दक्षिण में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, ठीक है, झारखंड हो जाएगा। झारखंड हमारा बिहार से जो अलग हुआ, बिहार से जो झारखंड बना, झारखंड वो 15 नवंबर को बना, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा बंदरगाह है,
तो सबसे अंदर भूमि द्वारा जो घिरा बंदरगाह है वो है विशाखापत्तनम, ठीक है, विशाखापत्तनम है, ठीक है। कांडला बंदरगाह की बात करते हैं तो कांडला आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, कांडला गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है। तो देखिए दिल्ली से कलकत्ता तो 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका ट्रिक है द्वीप। NH1 है ना, NH1 की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली से पाकिस्तान जोड़ता है, दिल्ली से पाकिस्तान। NH2 की बात करते हैं तो NH2 तो यही हो गया, दिल्ली से कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। NH3 की बात करते हैं तो दीको आमू मतलब आगरा, है ना, आगरा से मुंबई। NH4 है ना, NH4 की बात करते हैं तो दीको आमू मूचे यानी कि मुंबई टू चेन्नई, मुंबई से चेन्नई, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है आपका कोलकाता से जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक जो है कितना है, तो 2 है, दिल्ली से कलकत्ता। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए सबसे जो लंबी है वो कौन सा है, सबसे लंबी राजमार्ग, तो सबसे लंबी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे लंबी कौन है, NH44 है, ठीक है। और सबसे छोटी की बात करते हैं तो सबसे छोटका जो है NH47 है, NH47 है, ठीक है। तो लंबाई है 3745 किलोमीटर है, ठीक है, 3745 है, जबकि इसका लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, ठीक है। तो बड़का और छोटका को ध्यान में रखना है। अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में जो सबसे बड़ा है, बिहार में सबसे बड़ा जो है NH31 है, ठीक है। बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे बड़ा जो राजमार्ग है NH31 है, NH31 है, ठीक है, NH31 है, ठीक है। चलिए आगे चले, बोर्ड भर गया। अगला करा कि केसर का मुख्य उत्पादक जो है वो कौन है, तो जम्मू कश्मीर है। केसर जो है एकमात्र राज्य है जिसका उत्पादन कौन करता है, जम्मू कश्मीर करता है, ठीक है। पंजाब की बात करते हैं तो प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन करता है, ठीक है, गेहूं का उत्पादन करता है प्रति हेक्टेयर, लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन यूपी में होता है। अगला रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है, देखिए रबी होता है, खरीफ होता है, तीनों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खरीफ का, ठीक है, खरीफ का। तो खरीफ फसल जो है ये आपको जून या जुलाई में लगता है, ठीक है, और नवंबर दिसंबर में कट जाता है, नवंबर दिसंबर में, ठीक है। जैसे कि देखिए धान लगता है कब, जून जुलाई में लगता है, और अभी धान कट रहा है ना, नवंबर दिसंबर, अभी लगभग क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है। दूसरा की बात करते हैं आपको रबी फसल। तो रबी फसल जो है आपको जस्ट यहां से शुरू फिर करिए, ठीक है, नवंबर दिसंबर में लगता है और कटेगा कब, तो मार्च अप्रैल में कट जाएगा, ठीक है। एक होता है जायद फसल, जिसको गर्मा फसल भी कहते हैं, जायद फसल। तो वो सब जो लगता है आपको मार्च अप्रैल में लगता है, मार्च अप्रैल में लगता है, और आपको सितंबर अक्टूबर में काट लेता है, या फिर अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त, है ना, जुलाई अगस्त रखिए, जुलाई अगस्त में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे सीरियल से आपको ध्यान में
रखना है। अगला, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है, तो बिहार में जो है टिस्को था, अब तो ये झारखंड में है। ठीक है, जब टिस्को की स्थापना हुआ था, तो टिस्को की स्थापना जो है हुआ था 1960 में। उस समय तो बिहार झारखंड एक ही था, झारखंड तो अलग हुआ 2000 में ना, तो अब ये झारखंड में है। ठीक है, अगला, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरौरा की बात करते हैं तो ये आपको जो है यूपी में पड़ता है नरौरा। ठीक है, कर्नाटक में बात करते हैं तो कैगा है, कैगा परमाणु केंद्र, शक्ति केंद्र है। ठीक है, कैगा। रावत भाटा अगर पूछेगा राजस्थान में है, रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। किस किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो कार्बन की मात्रा अधिकतम जो होती है आपको एंथ्रासाइट में। ठीक है, ये 4 प्रकार का कोयला है आपको। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है, भूरा कोयला, भूरा कोयला कहा जाता है। ओके, पिट कोयला को क्या कहते हैं? तो इसको जो है नरम कोयला कहा जाता है, नरम कोयला कहा जाता है। ठीक है, जाता है। ओके, बिटुमिनस, तो बिटुमिनस जो है, तो सबसे ज्यादा जो कार्बन की मात्रा होती है आपको एंथ्रासाइट में होती है। ठीक है, अगला, कह रहा कि नदियों द्वारा मिट्टी का जो जमाव क्या कहलाता है? नदी द्वारा मिट्टी का जमाव, नदी जब बहती है तो अपने साथ मिट्टी भी ले जाती है, तो जो जमाव हो जाता है उसको एल्वियल कहते हैं, एल्वियल। अगला, चीन की संसद का क्या कहलाता है? तो चीन की संसद का जो नाम है वो आपको नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। ठीक है, कांग्रेस किसका है? तो यूएसए, अमेरिका का जो संसद का नाम है वह कांग्रेस है। ठीक है, डाइट की बात करते हैं तो जापान का, जापान का क्या है? डाइट है, जापान का डाइट। जवाहरलाल नेहरू कब तक प्रधानमंत्री थे? तो फर्स्ट प्रधानमंत्री यही थे, 1947 से लेकर के 1964 तक थे। 1947 से कब तक थे? 64 तक थे। ठीक है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर याद कीजिएगा 7 गो था। ठीक है, 7 गो था, 7 गो में 2 गो जुट गया। 2 गो कौन जुटा? तो 2 गो जुटने वाला है कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो कै गो हो गया? 9 गो हो गया। अब 9 में से एगो फिर घट गया, एगो घटा कैसे? तो 2 गो था, दोनों मिला के एगो मर्ज हो गया, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीप। ठीक है, तो बच गया कितना? 8 गो, तो 8 गो हो गया, तो 8 गो यहाँ आंसर है। ठीक है, तो 8 28, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश, 28 गो राज्य है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी तो सुचेता कृपलानी, है ना, कहाँ का? तो यूपी का मुख्यमंत्री थे, यूपी के। शीला दीक्षित सर्वाधिक समय तक बनने वाली मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो ये रामविलास पासवान थे। ठीक है, वैशाली से। कहां से? वैशाली से। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार कौन? इनको बाचा खान भी कहा जाता है, बाचा खान या फिर बादशाह खान, बादशाह खान कहा जाता है, बाचा खान, बादशाह खान। इसको खान अब्दुल गफ्फार खान। और क्या कहा जाता है? सरहदी गांधी, सरहदी गांधी भी कहा जाता है, सरहदी गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार जो है लाल कुर्ती सेना का गठन भी किए थे। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गए थे, तो सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले थे यूरी गागरिन। ठीक है, मेजर यूरी गागरिन 1961 में। ओमेगा थर्ड इसका एक वर्ग है, किसका वर्ग है? तो बसीय अम्ल का, बसीय अम्ल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो डाल्टन है ये, रदरफोर्ड है ये, बोहर है ये, क्यूरी नहीं है। क्यूरी जो है आपको रेडियम से संबंधित है। किससे है? रेडियम से, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला,
इस धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं। तो किसके होते हैं? पोटेशियम के होते हैं। ठीक है, पोटेशियम के होते हैं। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन कल कराए थे, तो टोटल 100 क्वेश्चन हमारा ये हो चुका है। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन है और लगभग 1000 क्वेश्चन जो है आपका PYQ में जाएगा। तो पार्ट बाय पार्ट आपको जो है पूरा क्वेश्चन हम करा देंगे। ठीक है, तो अपना प्यार दर्शाइए ताकि हमें भी कुछ हिम्मत आवे, एनर्जी आवे, ताकि आपके लिए और भी प्रयास करें अच्छा करने का। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुबह 6 बजे वीडियो हमारा देखना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।